हेलो बच्चों, जेईई मेन 2025 का ये 2 अप्रैल का क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा जिनको आता है। अगर जिन्हें नहीं आ रहा है तो ये बहुत ही टफ वर्क हो जाएगा आपको सोल्व कर पाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में शायद किसी टीचर्स के द्वारा मिल जाए, लेकिन एग्जैक्ट इसका इंफॉर्मेशन क्या होता है विद डिफिनीशन और ये किसने दिया और किस तरीके से ये वर्क किया है ना, वो मैं इस पे सारा काम करूंगा आज। ठीक है, मैं चीजें किस तरीके से काम कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन जेई में आ रहा है, मेंस में हो या एडवांस में, इनडायरेक्ट रूप से वो पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम थ्योरी को बिल्डअप कर देते हैं और आपको वो थ्योरी विद प्रॉब्लम, एक आया हुआ है, दो आया हुआ है, फिर हम अपने तरीके से आपको 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, क्वेश्चंस कहा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमा वैल्यू ऑफ एन। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन पूछा जा रहा है सच दैट 50 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 3 टू द पावर एन। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसा है कि 50 फैक्टोरियल जो है वो 3 टू द पावर n से डिवाइड किया जा रहा है। मतलब ये 50 फैक्टोरियल हो गया और ये आपको 3 टू द पावर n है, तो ये n का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कि वो क्या होगा, इस तरह का अप्रोच है। तो इसको समझने के लिए मुझे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है बेसिक की। ठीक है, आपको बेसिक में क्या नंबर थ्योरी पढ़ाया गया है, नंबर सिस्टम में ही नंबर थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं फंडामेंटल्स में। ठीक है, ये जनरली जो टॉपिक है वो आपको यूजी एंड पीजी के लिए, बच्चे के लिए स्पेशली है। ठीक है, नंबर थ्योरी के स्पेशल एक बुक आता है। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाता है, थ्योरी भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जेईई मेन और एडवांस में आ जाता है। और ये क्वेश्चंस आपको ऑब्जर्व करना, सीएसआईआर नेट जो मैथमेटिकल साइंस का बच्चा है, मैं भी उसी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो है 2023 जून में पूछा गया था। ठीक है, उसमें 30 फैक्टोरियल पूछा गया था और नंबर ऑफ डिवाइजर समथिंग या 3 से 3 टू द पावर n या कुछ था, वहां पे n पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन था उसमें, लेकिन आपको यहाँ पे पूछ दिया 50 फैक्टोरियल और 3 टू द पावर n से डिवाइड कर रहा है, तो इसमें n का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझा देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ेंगे। इसके बाद जो है हमारा टास्क, इस थ्योरी को हम लोग समझेंगे पूरे अच्छे से। ठीक है, ये हमारा थ्योरी है, किसने दिया था, डी पॉलीगन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं या फिर इसको लीजेंडर फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले मुझे कुछ और डिफिनीशंस की रिक्वायरमेंट है। जैसे कुछ कुछ छोटा छोटा नोटेशंस का रिक्वायरमेंट है कि हम लोग मैथमेटिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझाएंगे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शंस, या फिर इसी को आप बोल सकते हो इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शंस। इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ फंक्शंस, पार्ट ऑफ अ फंक्शंस, ये किस तरीके से वर्क करता है वो आप समझना। इसका एक छोटा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, y इज इक्वल टू दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, x बोल सकते हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस बोल सकते हो। इसी को आप s पे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये x के जगह पे कोई फंक्शंस भी तो हो सकता है ना। अब ये जो सिंबल्स मैंने इस तरीके से लिया है, ये क्या आपको बिग ब्रैकेट है, आपने जो बोर्ड मास वाला पढ़ा था वो है ना। तो हाँ, एक्चुअली वही है। क्या ये हमने क्लास 11th का सेट थ्योरी में इंटरवल पढ़ा, क्या ये वो इस तरीके से वर्क करेगा, तो नहीं। ब्रैकेट वो यूज हुआ है क्लोज इंटरवल का, लेकिन वो यहाँ पे अलग चीजें है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस बताने वाला है, क्या समझना आप लोग। ठीक है, एक हम लोग नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन पे ये 2 आता है, मान लो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, थोड़ा सा और पीछे जाओ, ये -1 है, -2 है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा, नो डाउट। अगर मैं आपको कहूं कि ये 1.999999 है, तो ये 2 का वेरी क्लोज होगा कि नहीं होगा, यहां पर होगा 1.999।
तो मैंने इस बॉक्स में इस तरीके से कहा कि अगर आप x इज इक्वल टू 1.9999 वेरी 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 क्लोज टू 2 हम लोग अगर कंसीडर करते हैं, तो इस वैल्यू को अगर हम यहां रख दें 1.99999, तो ये जस्ट पीछे वाला इंटीजर्स देता है। ठीक है, इसका जस्ट पिछला इंटीजर्स कौन है? वो 1 है। ओके, अगर मैं 0.999 कंसीडर करूं, ठीक है, यहां पर समझना आप लोग, x इज इक्वल टू मैं कह दूं कि अगर आप ले लो 0.999999, अर्थात ये दिस हो गया, तो मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है, तो इसका जस्ट पिछला इंटीजर्स क्या हो जाएगा? 0.999, मतलब 1 के वेरी क्लोज है, इसका जस्ट पिछला इंटीजर 1 है। ठीक है, तो सॉरी, इसका पिछला जस्ट इंटीजर क्या है? 0 है ना, ये 0 हो गया। अगर आप देखोगे कि मान लो कि ये 0 ही है, तो 0 का केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 0 का केस में 0, मतलब कोई इंटीजर्स है तो इंटीजर्स आ जाएगा। अगर 1 रहेगा या -1 रहा, -1 रहा तो -1, अगर 1 रहा देन 1 रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो कि आपके पास -1.9999 है, तो -1.999 मतलब इसका जस्ट किधर है? ये यहां पर नंबर हो रहा होगा, तो इस नंबर के जस्ट पीछे वाला इंटीजर्स कौन है? -2 है ना, तो ये -2 हो जाएगा। ये ऑब्जर्व करना, ये माइनस में आप 7.999 अगर आप लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बताओ, ये जस्ट इसका पिछला इंटीजर कौन आ जाएगा? माइनस में 8 आएगा। ठीक है, अगर आपने 0.111 लिए या फिर 999 भी लेते, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता? 0 होता। अगर आपको ये समझ में आ रही हो तो मैं आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, ये बेसिक फंडा है इसका। तो अगर ये इस तरीके से चल रहा है, तो इसको हम जनरलाइज करते हैं, फिर ग्राफ में आते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है ये। ठीक है, मैंने कहा कि अगर y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स दिस है, तो ये इस तरीके से ब्रेक होता है कि अगर मान लो कि ये 0 है आना, तो क्या कंडीशंस बनाएगा? 0 है ना, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, मतलब 0 से 1 के बीच का जो आएगा 0 पे क्लोज, तो इस केसेस में क्या होगा? आपका 0 देगा। अगर आप 1 लाना चाह रहे हो, तो ये 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 2 यहाँ पे लाना चाह रहे हो, तो 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3 होगा। अगर आप यहाँ पे -1 लिखोगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा? -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0। अगर आप -2 लाना चाह रहे हो, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन -1। ये इस तरीके से जो है चीजें जनरलाइज होती है। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, थोड़ा सा ग्राफ से हम लोग समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो आते हैं हम लोग ग्राफ पे। ठीक है बच्चा, चलो, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। ओके बच्चों, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? ये 0 0 जो हमारा कोऑर्डिनेट ओरिजिन होता है, मूल बिंदु जिसको आप लोग बोलते हो, नो डाउट सर। चलो, तो इस केसेस में 0 से 1 इंटरवल, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 0 पे क्लोज लगाओगे, 1 पे ओपन डालोगे, तो इस केसेस में आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? 0 हो जाएगा। तो 0 से लेकर के 1 पे मैंने यहाँ आया, तो 1 पे मुझे क्या करना है? ओपन लेना है, तो इस केस में वैल्यू 0 आ रहा है, तो दिस हो गया। अगर आप 1 से लेकर के 2 पे जा रहे हो, ठीक है, x का वैल्यू क्या है? 1 है, और ये x का वैल्यू 2 के बीच में जा रहा है ना, तो ये 2 जस्ट यहां आ जाएगा, नो डाउट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू वो क्या है? 1 है ना, तो ये आपका 1 यहां पर आएगा। तो इस बीच में ये यहां पर ये डार्क सर्कल ले रहा है ना 1 पे, और ये 2 पे जो है भाई साहब ये ओपन सर्कल ले रहा है, नो डाउट। उसी तरीके से अगर 2 से 3 जा रहे हो, तो यहाँ पर ये था क्या? 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अब हमारा जाना क्या है? 2 से 3 पे, तो 2 से 3 पे, 2 पे हमारा अगला क्लोज हो जाएगा, और ये 3 पे ओपन है। ठीक है,
तो ये आपका वैल्यू 2 दे रहा है आउटपुट में, तो दिस हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे आना है। ये हो गया आपका डार्क सर्कल और ये आपका हो गया दिस ओपन सर्कल, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका अगला जो होगा ये 3 होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा डार्क सर्कल और दिस इज द ओपन सर्कल, ठीक है। ये जिस तरह से आगे चला उसी तरीके से ये पीछे चलेगा। अगर ये -1 दे रहा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0 चलेगा। तो -1 ये यहां पर आया होगा, ठीक है, ये -2 यहां पर आया होगा, तो -1 से लेकर के 0। तो इस चीज को ये इस तरीके से दिया होगा कि ये डार्क हो गया होगा दिस, और यहाँ पे दिस हो गया होगा, है ना। तो ये एक्चुअली ये -1 के पास आएगा। दिस इज द डार्क सर्कल एंड दिस इज ओपन सर्कल। फिर हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज -2। तो -2 आने के लिए मेरा क्या चाहिए, -2 पे क्लोज और -1 पे ओपन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये हो गया आपका दिस इज क्लोज एंड दिस इज ओपन, ठीक है। फिर आपको अगर -3 चाहिए तो इसी का पैटर्न आप पकड़ोगे, क्या हो जाएगा आपका, दिस इज क्लोज एंड दिस इज ओपन। समझ रहे हो आप, इस तरीके से चीजें आपको जा रही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चंस पे नहीं बल्कि पहले थ्योरी पे। डी पॉलीगॉन्स फॉर्मूला क्या कहा जाता है, ठीक है। डी पॉलीगॉन्स फॉर्मूला क्या कहा जा रहा है, जो डी पॉलीगॉन्स फॉर्मूला आल्सो नोन एज ए लीजेंडर फॉर्मूला, लीजेंडर फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं और डी पॉलीगॉन्स फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ये एक्चुअली क्या बताना चाहता है, प्रोवाइड्स अ वे टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर p, ठीक है, दैट डिवाइड्स अ फैक्टोरियल n। जैसे मैंने p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, p कोई एक प्राइम नंबर है, आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। अब उसका कुछ पावर है, ठीक है, डिवाइड्स ऑफ क्या है, फैक्टोरियल n। आप इस चीज को समझो। नेक्स्ट आपका उसी में ऑब्जर्वेशन है, कहा जा रहा है कि ये n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। अल्फा अगर आपका सेट ऑफ नेचुरल इंक्लूडेड 0 है ना, यूनियन 0 बोल सकते हो, इसको बिलोंग कर सकता है। तो ये n और अल्फा होगा क्या, वो अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सच दैट p रेज टू पावर अल्फा, और ये जो सिंबल है ना ये एग्जैक्टली डिविजिबल का होता है, ठीक है। अगर आप क्या करना चाह रहे हो कि अगर आप ये 2 लाइन इस तरीके से ले रहे हो, ठीक है, तो ये जो चीजें चलती है वो चलता है एग्जैक्टली डिविजिबल का, ठीक है। ये जो चलता है इस तरीके से, इसको आप क्या बोलते हो, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो कहा जा रहा है p रेज टू पावर एग्जैक्टली डिविजिबल क्या है, n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें समझने वाली बात है। और थोड़ी सी इस चीज के बारे में समझोगे आप लोग, अगर a डिवाइड्स b, मैंने ऐसे लिखा a डिवाइड b, देखना ये एक इस तरह से होता है, एक इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये a डिवाइड्स b जो इंप्लाई करता है, इसका मतलब होता है b को a डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और इसका मतलब हो जाता है, ये क्या इंप्लाइज करना चाहता है, a डिवाइड्स b करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ऐसे में अगर आप लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे, अगर a डिवाइड b तो मतलब b जो डिवाइड हो रहा है वो किससे डिवाइड हो रहा है, a से, और a डिवाइड b का मतलब हो गया डिवाइड बाई b, इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब हो गया a डिवाइड बाई b, इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर हो रही है कि अगर आपको यहाँ पे डबल क्या है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है, पैरेलल है, तो इस केस में आप कहोगे ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। मैंने यहाँ पे समझाया भी है शायद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देन अल्फा इज इक्वल टू, तो ये अल्फा का जो वैल्यू बनेगा वो कैसे बनेगा, समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी जाएगा, ये आपका दिस क्लोज ब्रैकेट है या फिर क्लोज इंटरवल जैसा जो शेप आता है वो वाला है, मतलब इसको बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो n डिवाइडेड बाई p टू द पावर i है, ठीक है, वेयर p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब मैंने जितना भी नोटेशंस जो आपको नहीं जानकारी होगा शायद, उसके बारे में मैंने मेंशन किया जनरली, ठीक है। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर इस तरह का सिंबल यूज हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस या ग्रेटेस्ट, है ना, पार्ट ऑफ फंक्शंस। इस तरह का जो मैंने सिंबल्स यूज किया है उसको बताया है एग्जैक्टली डिविजिबल। देखो
हायर मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स में आप जब भी कोई भी थ्योरी आप अपने तरीके से देते हो, तो वहां पर आप अपने तरीके से जब नोटेशंस यूज करते हो तो वहां पे वो चीजें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी ये समेशंस के बारे में आपको ही पता है, फैक्टोरियल्स के बारे में आपको पता है, यूनियन और ये कर्ली ब्रैकेट आपने जीरो लिया, इस तरीके से जो चीजें है आपको पता है। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या निकल रहा है अब समझना। p raised to power alpha is exactly divisible फैक्टोरियल n मीन्स होता है दिस, ठीक है। p raised to power डिवाइड n फैक्टोरियल, बट अगर आप कर रहे हो अल्फा में 1 मैंने ऐड कर दिया तो इससे ये डिवाइड नहीं करेगा। ये क्या कर रहा है, नॉट डिवाइड, नॉट, ठीक है। ये मेरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ। हम लोग आते हैं क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में इस बार पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा समझते हैं। आपको क्वेश्चंस मैंने समझा दिया है, फिर एक बार समझा रहा हूं आपको। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, है ना, n का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है सच दैट 50 फैक्टोरियल, और ये आपका है डिवाइड बाय 3 टू द पावर n से, ठीक है। तो आपको जो डालना है ये n इज इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में आपको डालना है 50 फैक्टोरियल, मतलब 50, और ये डिवाइड बाय 3 टू द पावर 1 से स्टार्ट करना है। दिस हो गया प्लस, फिर हो गया आपका 50 3 रेज़ टू पावर 2 दिस, फिर करोगे क्या 50 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 50 3 रेज़ टू पावर 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ये जो पावर 1 2 3 4 जो जा रही है प्राइम का, वो कहां तक करना है, तो आप ऑब्जर्व करना 50 जो हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है और ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, अगर ऊपर से ज्यादा नीचे का वैल्यू शुरू हो जाए तो आप वहीं पे इसे लिखना बंद कर देना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है कि वो जस्ट पिछला इंटीजर्स देता है। तो अगर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाए तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो उसका जस्ट पिछला इंटीजर 0 हो जाएगा। तो फाइनली 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है ज्यादा एक्सटेंड करने का। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना पे कटेगा, 16 या 48, यानी 16 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो यानी 16 पॉइंट समथिंग समथिंग अभी मैंने बताया कि इसमें अगर आप डाल रहे हो तो ये क्या देगा, एक्चुअली ये 16 देगा, नो डाउट। चलो 16 मैंने लिख लिया, प्लस 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा आपको 9 पचे 45 और 9 छके 54, मतलब 5, है ना, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो इसका जस्ट पिछला इंटीजर्स क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, प्लस और 3 3 जा 9 3 जा 27, मतलब 27 दूनी 54, दो बार में तो ज्यादा हो रहा है भाई साहब, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो ये 1 जस्ट इसका क्या हो जाएगा, पिछला इंटीजर हो जाएगा दिस, और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, नो डाउट, बस बाकी आपका ये 0 हो जाएगा आगे का। तो ये फाइनल क्या बन जाएगा आपका 16 5 21 और 1 22। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस करोगे इस पे, ठीक है। अगला क्या कहा जा रहा है, 1 वाला मैं बता दे रहा हूं आपको, सेकंड वाला आप लोग करके कमेंट में मुझे बताना क्या रिजल्ट होगा उसका। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस, ठीक है। तो इसमें भी आप वैसा ही करोगे, n इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या है आपका 20, और y आपका 2 प्राइम है आपका, है ना, तो दिस हो जाएगा प्लस 20 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, प्लस 20 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 20 2 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, प्लस देखना ऑब्जर्व करना, क्या ये आपको यहां से बड़ा होना स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये यहां तक तो सही है। ये 2 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 4, मतलब दो दूनी 4 4 4 16, ठीक है 16 तक सही है, लेकिन अगला जैसे ही करोगे वो बड़ा हो जाएगा, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 टाइम्स में, तो एग्जैक्टली ये 10 देगा, प्लस ये 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 4 4 5 जा 20, ये हो गया 5, प्लस का 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब हो गया 8, तो 8 2 जा 16, यानी 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 16, तो यानी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग मतलब ये 1, आगे का ये 0। तो फाइनल हमारा n का जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया, आप ऐड करो
तो 15 to 17 17 और 1 18, तो ये ओवरऑल आपका आ जाएगा 18, ये आपका 18 करेक्ट हो जाएगा। आपका मेन इसको आप आंसर करोगे और बताओगे कि क्या हो रहा है कमेंट में। ठीक है बच्चों, आपको आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सारा, नो डाउट। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, सारे पीवाईक्यू को इसी तरीके से हम लोग सारा समराइज करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारा है, क्या क्या यूज हो रही है, क्या मुझे रिक्वायरमेंट की जरूरत है। ठीक है, चलो।